हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, आप सभी को पता है कि अभी यहाँ पे जो क्लासेस चलाए जा रहे हैं, यह क्लासेस उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो 12th का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, 26 में देने वाले हैं, 27 में कभी भी आप देने वाले हैं। अगर 12th का एग्जाम और आपका विषय आर्ट्स है तो आप सही जगह हैं। प्यारे बच्चों, आपको बता दें, इस चैनल पर आपको आर्ट्स के संपूर्ण जितने भी विषय हैं, सभी विषयों को बारीकी से और बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो अभी जो हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं, आपको पता होगा कि ये जो क्लासेस चलाए जा रहे हैं वो सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर चलाए जा रहे हैं जो यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हैं, और आप झारखंड बोर्ड के हो या फिर आप सीबीएसई बोर्ड के, किसी भी बोर्ड से आप अगर एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस क्लास को जरूर देखें। ठीक है, यहाँ पे उन सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर एनसीईआरटी और एसपीपीडी दोनों पब्लिकेशन को, बुक को जो है उसको सम्मिलित किया गया है, उसकी कंटेंट को यहाँ पे लाया गया है। ठीक है बच्चों, आपको बता दें यहाँ पे हम जो क्लासेस करवा रहे हैं वो कहाँ से कंटेंट उठा रहे हैं, ये भी आपको समझ पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बता दें कि यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, ये चार जो बोर्ड है, इन चारों बोर्डों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे हिस्ट्री के हो गए, जैसे पॉलिटी का हो गया, जैसे आपका ज्योग्राफी का हो गया, जैसे इकोनॉमिक्स का हो गया, इन सभी क्वेश्चंस को हम 10 से 15 वर्षों के जितने क्वेश्चन हैं, चाहे हम 5 नंबर की बात करें, 2 नंबर की बात करें और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव की बात करें, इन सभी क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज अलग अलग कर कर उसके बाद आपको जो है यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि आप लोग समझ सके कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन अब तक ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। एक शॉर्ट नोट्स आपके पास तैयार हो जाएगा हर एक चैप्टर का और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए, इतना तो इंट्रोडक्शन काफी है, अब हम चलते हैं अपने इस क्लास के ओर। बच्चों, यह क्लास जो है आपका हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का क्लास नंबर आज 4 होने वाला है। इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग जो है वीडियो के प्लेलिस्ट को जो चेक जरूर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, वहां पे हम बात करेंगे वो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। चलिए एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चे, जो कि प्रश्न नंबर आपका जो है यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 8वां नंबर प्रश्न, कल जो है हम प्रश्न नंबर 7 तक बहुत अच्छे ढंग से समझे थे। ठीक है, आज भी बहुत मजा आएगा क्योंकि आज का जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका थ्योरी पे कम मैप पे जाता है। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा। हम पूरा का पूरा ये क्वेश्चन, ये क्लास आपको मैप पे समझाने वाले हैं, तो बने रहिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर आपका आज का पहला है और इस चैप्टर का 8वां नंबर प्रश्न है। कहता है, वर्णित काल में कृषि के तौर तरीके में किस हद तक परिवर्तन हुए थे। वर्णित काल का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, अगर वो विद्यार्थी जो रेगुलर यहाँ पे क्लासेस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा कि अभी जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 है और इस सेकंड नंबर चैप्टर में सबसे ज्यादा किसी शासक के बारे में बात की गई है, तो वो है आपका मौर्य साम्राज्य, अशोक और आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, कुषाण उषाण भी हम लोग कल पढ़े थे, लेकिन खास करके इस पे यहाँ पे ध्यान आकर्षित करने वाली बातें हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य में कृषि के तौर तरीके थे, ये कैसे परिवर्तन हुए, खास करके और भी अलग अलग उत्तर भारत के जो है कृषि परिवर्तन को हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए अब समझते हैं, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका उत्तर अपने कॉपी में कैसे लिखेंगे, इसका भी आपको यहाँ पे चीजों को सिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे उत्तर लिखना है और आपको यहाँ पे वर्णित काल में कृषि के क्षेत्र में आए परिवर्तन। सबसे पहले अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसी तरह से उत्तर देंगे। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देंगे ताकि एग्जामिनर का जो ध्यान है वो डायरेक्ट आपके कॉपी पे, आपके पॉइंट पे पड़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अब यहाँ पे हम बातें करेंगे बच्चे, देखिएगा यहाँ पे हम बातें करेंगे पॉइंट में। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, देखो,
करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने क्या किया था, तो उपज बढ़ाने के नए तरीके को अपनाना शुरू किया था। किस लिए किया था, अगर आपसे पूछा जाए तो पहला पॉइंट में आप बताएंगे कि कर, टैक्स को जो है, टैक्स की बढ़ती मांग, हम आपको शुरू जब क्लास पढ़ाए थे, जब शुरू तब आपको बताए थे कि जो टैक्स है, ये टैक्स क्यों आने लगा था। राजा महाराजा हर एक क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में टैक्स आम जनता से, किसानों से, मजदूरों से क्यों लेने लगे थे, इसका पूरा इतिहास हम आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको वो चीजें डाउट नहीं होगा। चलिए, उपज बढ़ाने का एक और तरीका था, वो क्या था, तो देखिएगा, हल का प्रचलन। ठीक है, पहले हल तो था नहीं ना, पहले हल था क्या, नहीं था। तो हल का प्रचलन देखने को हमें मिलता है, और ये हल का प्रचलन हमें कब देखने को मिलता है, तो बच्चे ये हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिलता है, और यही आपका 1 नंबर के क्वेश्चन बन गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पूछ देगा आपसे कि उत्तर भारत में या फिर भारत में कृषि के क्षेत्र में हल का प्रयोग कब से देखने को मिलता है। ध्यान सुनिएगा, प्रश्न यहीं से बनते हैं बच्चे, याद रखिएगा। तो आपको याद रखना है, ये 6ठी शताब्दी से हमें देखने को मिलता है, और 1 नंबर आप अपना जोड़ लीजिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। और क्या है, तो ये जो हल का प्रयोग है, ये हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से देखने को मिल रहा है। किस क्षेत्रों में, तो ये गंगा कावेरी की घाटियों के उर्वरक कछारी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। अब आपके मन में एक और डाउट होगा, वो क्या होगा, आप सोचते होंगे कि सर कछारी क्षेत्र क्या होता है। देखो बच्चे, ठीक है, अगर मानकर चलो आप गंगा, ठीक है, गंगा नदी है, क्या है, गंगा एक नदी है, कावेरी एक नदी है, ब्रह्मपुत्रा एक नदी है, यमुना एक नदी है, ये सारे नदी हैं। तो इसके आसपास जो बसे शहर होते हैं ना, शहर, इसी शहर को क्या कहते हैं हम लोग बच्चे, कछारी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पे नदियों का जो बहाव होता है, इसलिए इन शहरों में, इन क्षेत्रों में जो है खेती जो होता है बहुत अच्छा होता है, यहाँ का जो मिट्टी होता है उर्वरक होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं एकदम विस्तार से चीजों को समझा पा रहे होंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक चीज आप लोग बताइए कि आप लोग जो है एक भी कमेंट नहीं करते, ये बहुत बहुत ज्यादा गलत बात है। हम आपको बार बार बोलते हैं कि देखिए कमेंट करिएगा तो हमें पता चलेगा कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या आपका डिमांड है, ये चीजें पता चलेगा हमको, और उस डिमांड के आधार पर हम आपका क्लास जो है रेगुलर कंटिन्यू रखेंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग कमेंट किया कीजिए, अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग एक नैतिक जिम्मेदारी मानकर किया कीजिए। बाकी तो हम यहाँ पे अपना 100% देने की कोशिश कर ही रहे हैं। और याद रखिएगा, जल्द ही आपका जो है 100 मार्क्स का हिंदी किसी भी विद्यार्थी का है, तो याद रखिएगा आप सभी के लिए जल्द से जल्द पूरा 100 मार्क्स का जो है हिंदी कवर करवाया जाएगा इसी चैनल पर। ठीक है, तो बने रहिएगा। चलिए अब यहां समझते हैं और भी पॉइंट को, ध्यान दीजिएगा। कहता है जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहां लोहे के क्या होते थे, फाल वाले हलों के मध्य से उर्वरक भूमि की जुताई की जाती थी। अब यहां समझना, बहुत सारे विद्यार्थी जो गांव के क्षेत्र में रहते होंगे 100% यहां समझ रहे होंगे, लेकिन वैसे विद्यार्थी जो शहरों के क्षेत्र में रहते होंगे या फिर गांव में भी रहते होंगे लेकिन वो खेती के बारे में नहीं जानते होंगे, उनको हम खास करके बताते हैं। देखिएगा, ये जो कह रहा है कि वर्षा के क्षेत्र में जो है, वर्षा जहां पे होता है उन क्षेत्रों की बात कर रहा है कि जो लोहे के फाल होते हैं। फाल का मतलब आप समझे, जैसे हल होता है ना, हल कैसा होता है, तो इस प्रकार का एक डंटा खींचिए। ठीक है, इसमें आप इस प्रकार से एक ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे लगे हुए तो वो होते हैं इस प्रकार से कोने, इसी को हम क्या कहते हैं, फल। और इसी फल से जो होता है ना बच्चे, ये क्या होता है, तो मिट्टी को कबारा जाता है, मिट्टी को उर्वरक उखाड़ कर इसमें बीज लगाए जाते हैं, इसी को फाल कहा जा रहा है। ठीक है, चलो इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। तो आपको 2 पॉइंट यहां समझाने का कोशिश किए। एक पहला पॉइंट कि जो है कछारी क्षेत्रों में जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा कृषि किए जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे कृषि जो होते हैं वो अधिक से अधिक क्या होते हैं, उपज होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, नदियों में पानी अधिक होते हैं। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आप उत्तर भारत की ओर देखेंगे तो बच्चे वहां पे कोसी है,
महानंदा है, बहुत सारी नदियां हैं, हमेशा बाढ़ भी आता है उधर, ठीक है ना। तो उधर का जो कृषि क्षेत्र है, उधर का जो खेती है ना, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। जो विद्यार्थी उधर के होंगे आपको भली भांति पता होगा। वहीं अगर बात कर ले हम पटना के क्षेत्रों की, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। चलो यहाँ देखो पॉइंट नंबर 2, लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी। किस लिए बढ़ने लगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ फिर से एमसीक्यू में पूछ दे, देखिए हम बार बार आपको क्या बता रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों एमसीक्यू जो है आपके एग्जाम में बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है। लगभग 50-60% जो है आप एमसीक्यू से अपना जो है रिजल्ट में नंबर ला सकते हैं, और जहां से अधिक नंबर आता है हमें वहां ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये रूल है हर एग्जाम का। तो यहां याद रखिएगा, जब आपका मॉडर्न पेपर आता है, मॉडर्न पेपर या फिर हम कह लें केस पेपर, तब आप लोग टूट पड़ते हैं। लेकिन अभी आपका शुरुआती पीरियड है, अभी आप लोग पढ़िएगा तो 100% है कि आपको उन बुक पर जो है आश्रित नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा। और पढ़ने का तरीका होता है कि हर चीज को बारीकी से पढ़े, लाइन से पढ़े, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन होते हैं क्या आपके बुक से ही। कैसे होते हैं ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे लोहे के फाल, देखो लोहे के फाल जो है, लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेगा एग्जाम में, पूछ लेगा कि किस तत्व से, किस एलिमेंट से फसलों की उपज बढ़ने लगी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। तो आपको याद रहेगा तब ना बताइएगा कि लोहे के फाल से, ठीक है। तो ऐसे याद रखा जाता है चीजों को। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा। लेकिन ऐसे हलों का उपयोग जो है यह उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्सों में सीमित था। उपमहाद्वीप क्या होता है कल के क्लास में हम आपको बताए हैं, ठीक है। और जब ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे, अभी हम हिस्ट्री और पॉलिटी का क्लास कवर कर रहे हैं, ठीक है। जब ये दोनों सब्जेक्ट आपका पूरा टोटल हो जाएगा, फिर हम आपका जो है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स करेंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको बताएंगे बहुत विस्तार से। अभी थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा और यहाँ ध्यान दीजिएगा। पंजाब और राजस्थान जैसी, क्या कह रहा है, तो अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी से शुरू हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ देगा कि पंजाब और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में लोहे के फाल का प्रयोग कब से शुरू हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको बताना है ये सारे जो है आपका 20वीं सदी से हुआ है, ठीक है। कब से, 20वीं सदी। चलो और आगे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन है, ठीक है। हम इसलिए आपको शुरू में ही बोल दिए कि कोई भी बच्चा वीडियो को आधा से नहीं देखेगा, स्किप नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्यवर्तीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्हें खेती के लिए क्या होता था, कुदाल का उपयोग किया जाता था। इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते होंगे अपने घरों में कुदाल, कुदाल का जो प्रयोग होता है क्यों होता है, मिट्टी को कोड़ने के लिए होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको याद रखना है। कहाँ के किसानों के लिए बात की जा रही है, तो पूर्वोत्तर और मध्यवर्तीय, मतलब मध्यवर्तीय अर्थात अपना यूपी बिहार ये सभी क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। चलो और आगे बढ़े। कैसा लग रहा है क्लास आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और बच्चे अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाएं, जितने भी आप कोचिंग क्लास कॉलेज स्कूल जहां पे भी आपके मित्र हैं वहां जरूर इसको पहुंचा दीजिए, ठीक है। चलो यहां ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 3 कहता है उपज बढ़ाने का एक और तरीका। क्या है तरीका, वह कुआं, तालाब और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी, ठीक है। सिंचाई का मतलब खेती करना होता है। तो आप देखो अभी भी आप गांव में देखते होंगे जहां पे वर्षा कम होता है खास करके, ठीक है। मानकर चलिए किसी साल वर्षा हुआ, किसी साल कम हुआ, या फिर हम कह लें राजस्थान हो गया आपका, ये सभी क्षेत्र जहां पे वर्षा कम होते हैं, तो क्या यहाँ पे खेती नहीं होता है, क्या होता है, यहाँ पे भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या तरीका है, तो यहाँ पे बच्चे यही तरीका है कि जो कुआं का पानी है, जो तालाब का पानी है, और ये सभी जो पानी है ना, नहरों का जो है, नहरों में जो पानी जमा है, इन सभी पानी को पूरे एक साल क्या किया जाता है, जमा करके स्टोर कर कर रखा जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे खेती जो है अच्छे ढंग से हो सके। क्लियर है। चलो, कृषक समुदाय ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाब, कुएं, नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले
लोग प्रायः राजा या फिर प्रभावशाली लोग हुआ करते थे। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो ये जो कुएं हैं, तालाब है, नहरें हैं, ऐसी ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं जो है ये प्राकृतिक रूप से नहीं हुआ है, ठीक है। नदी जो है, बड़ा बड़ा जो नदी होता है, तालाब होता है, ये प्राकृतिक रूप से होता है। लेकिन ये जो छोटे मात्रा में आप देख रहे हैं, कुआं, आपका नहर हो गया, आपका तालाब हो गया, ये क्या होता है बच्चा, तो ये किसी मानव के द्वारा मेन मेड होता है, मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। और ये मानव जो होते हैं कहीं ना कहीं पैसे वाले होते हैं, भूमि वाले होते हैं, वही करवाते हैं, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, थोड़ा सा और है, बस ये आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बहुत ही अच्छे एक क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको मैप में मजा आएगा, ठीक है। बहुत अच्छा आज आपको जानकारी मिलने वाला है, थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस बनाए रखेंगे। कहता है पॉइंट नंबर 4, कहता है, एक मिनट, चलो ठीक है, दिख रहा है। पॉइंट नंबर 4 कहता है, खेती की इन नई तकनीकियों से उपज को क्या मिली, बढ़ोतरी मिली, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे, ठीक है। देखो हर चीज का कोई ना कोई लाभ होता है, तो थोड़ा नुकसान भी होता है, ठीक है। यही बातें यहाँ पे समझाने को मिल रहा है कि थोड़ा सा नए नए तकनीकी जब आ रहे थे, थोड़ा सा लाभ तो हुआ लेकिन हानि भी हुआ, ठीक है, कुछ हद तक। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में क्या हुआ था, तो उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। मतलब उत्तरोत्तर भेद का मतलब क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा सा पिछड़ापन हो रहा था, ठीक है, थोड़ा सा क्या हो रहा था, पिछड़ापन हो रहा था। जैसे आप अभी भी वर्तमान में देखोगे, आधुनिक इतिहास में देखोगे, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे इतिहास का विकास हो रहा है, जैसे जैसे दुनिया का विकास हो रहा है, बच्चे जो पुराने पद्धति को अपनाते थे, जो पुराने पद्धति के आधार पर काम कर रहे हैं ना, उनका पिछड़ापन हो रहा है, वो बेरोजगार हो रहे हैं। तो यही यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा है, क्लियर है। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतिहर, श्रमिक, छोटे किसान और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख हमें मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा, हम बहुत आराम से एकदम समझाने का कोशिश कर रहे हैं हर लाइन को, ठीक है। देखो यहाँ पे बात को मेरा समझो, कह रहा है यहाँ पे कि जब खेती जब होने लगा अच्छे ढंग से, और जब तालाबों का, नहरों का, कुएं का निर्माण होने लगा, तो हम आपको बताएं कि इन सारे चीजों का निर्माण करवाने वाला जो व्यक्ति था, या तो वो राजा होता था या धनी व्यक्ति जमींदार होता था, ठीक है। अब मानकर चलिए, जब ये व्यक्ति कृषि में इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें प्रवेश कर रहा है, तो आप खुद सोचिए, जो छोटे छोटे किसान हैं उसका शोषण होगा कि नहीं, उनको कम खर्चे पर अपना जमीन जो है गिरवी रखना पड़ेगा कि नहीं, उनको कम खर्चे पर बड़े बड़े जमींदार का जो है खेती करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल। तो यही क्या हो रहा है यहाँ पे, उत्तरोत्तर काल जो बोल रहा है यहाँ पे, यही कारण है कि वो पिछड़ापन हो रहा है उनका, ठीक है। और जो बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। आज भी आप देखें ना, आज की एग्जाम्पल आपको देते हैं तो अच्छे से समझ पाइएगा। आज भी देखिए, जैसे मानकर चलिए पुराने समय के जो लोग थे, कोई भी लोग आप ले लीजिए, तो हो सकता है वो हाथों से बुनाई करते थे, ठीक है, समझिएगा मेरा बात को, हाथों से कोई चीज बना रहे हैं। लेकिन अभी के समय में एक से नए मशीन आ रहे हैं। अब ये मशीन कौन ला रहा है, जिसके पास पैसा है वही, हम और आप तो ला नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, उसके कंपनी में जाकर काम करना मेरा मजबूरी होगा, और इस कारण से मेरा जो हुनर है वो छिप जाएगा, हम बेरोजगार हो जाएंगे और उसके अधीन हो जाएंगे, और हमको जो कुछ भी वो देगा हमको संतुष्ट उसी में रहना होगा। तो बिल्कुल सटीक बात यहाँ पे यही है, इसको समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे। बार बार हम आपको बोल रहे हैं, शक्तिशाली क्यों नहीं होंगे, इनके पास जमीन है भाई, इनके पास पैसा है, तो जाहिर बात है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है, यहां ध्यान देना, थोड़ा सा है बस, मुझे उम्मीद है कि मजा आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा 100% मजा आएगा, क्योंकि हम कहीं पे बोर करने वाला ऐसा बात तो बोल नहीं रहे, बस आपको बेहतर से बेहतर चीजें समझाने का कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से। देखो पॉइंट नंबर 5 कह रहा है, आरंभिक तमिल संगम साहित्य। अब संगम साहित्य क्या होता है, अगर आप इतिहास के अच्छे
विद्यार्थी हैं तो 100% आप कभी ना कभी सुने होंगे। संगम साहित्य जो है ये आपको दक्षिण भारत का जब इतिहास पढ़ोगे ना तब आपको जानने को मिलेगा। और संगम साहित्य जो है बहुत अच्छा एक कालखंड है, संगम काल के नाम से जाना जाता है, जहां पे बहुत जो है आपका मूर्ति कला, आपका जो है नए नए कलाओं का, नए नए गीतों का जो है यहाँ पे उद्भव होता है। ठीक है, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। अभी आप लोग यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्ग जैसे बड़े जमींदार, हवलदार, दास का उल्लेख मिलता है। तो आपसे पूछ लेगा कि संगम साहित्य में किसका उल्लेख हमें मिलता है, तो आपको याद रखना है बड़े जमींदार, हलवाहों और दासों का उल्लेख मिलता है। जमींदारों को क्या कहा गया है, तो बिल्लार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको आप लोग जो है अंडरलाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, घबराना नहीं है। तो जमींदार को क्या कहा गया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जमींदार को क्या कहा जाता था दक्षिण भारत में या फिर संगम काल में, तो आपको याद रखना है बिल्लार। और हलवाहों को क्या करता था, तो हलवाहों को उझावर, ठीक है, और दासों को आदिमई। आदिमई किसको कहा गया है, दासों को। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, तीनों के तीनों। हो सकता है कोई भी आपका एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बन जाए और आप इसको कर ले जाएं। ठीक है, चलो थोड़ा सा और है फिर आपका यहाँ पे समाप्त। देखो यह जो है संभव है कि वर्गों की इस विभिन्नता का कारण भूमि स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब होता है एक ही स्वामी, ठीक है, एक ही स्वामी जो है यही स्वामित्व कहलाता है। जैसे अगर मानकर चलिए आप अपने फोन है, आपका फोन है, तो उस फोन पे किसी और का अधिकार नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपने फोन का जो मालिक है आप हैं, उस फोन का स्वामित्व आपके पास है। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। देखो श्रम और नई प्रायोगिक के उपयोग पर आधारित होता है और ऐसी परिस्थितियों में भूमि का स्वामित्व जो है यह महत्वपूर्ण हो जाता है, जिनकी चर्चा विधि ग्रंथ में प्रायः देखने को मिलती है। विधि ग्रंथ अर्थात कानून। कानून का ग्रंथ हम किसको कहते हैं, तो हम गीता को कहते हैं। क्लियर है, एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को हम यहाँ पे जो है क्लियर करने का कोशिश किए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे कि मौर्य साम्राज्य में जो है कृषि की व्यवस्थाएं कैसी थी, तो पूरा का पूरा कृषि का यहाँ संरचना हम रख दिए आपके सामने कि कैसा कैसा परिस्थिति था, किस आधार पर कृषि होते थे, बाद में इनके साथ किस प्रकार से शोषण होने लगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जाता है तो 100% आप लिख के ही आइएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अंतिम प्रश्न है आज का और इस चैप्टर का भी, जिसमें आपको मजा आएगा। देखो प्रश्न है आपका 10वां नंबर और कहता है कि मानचित्र 1 और मानचित्र 2 की तुलना कीजिए उन महाजनपद में। मानचित्र बाद में देखना है, यहाँ पे अभी आप ध्यान मत दीजिए, आपको पूछ रहा है क्वेश्चन, उस पर ध्यान दीजिए। कहता है महाजनपदों की सूची बनाइए, ठीक है, जिसमें मौर्य साम्राज्य में शामिल हो रहे होंगे। तो आपको ये सूची बनाना है, लिस्ट बनाना है कि जो मौर्य साम्राज्य है उसमें कितने महाजनपद थे। पहला पॉइंट, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है, मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को समझ जाइएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, ऐसा नहीं समझना है कि हम इधर उधर से लाए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे अब मैप भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड एग्जाम में हाई लेवल का आ रहा है, ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। अब मैप सब पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं है, नजरअंदाज नहीं करना है। पहला पॉइंट। दूसरा क्या कह रहा है, क्या इस क्षेत्र में अशोक के कोई अभिलेख हमें मिले हैं। अभी हम जब क्लास शुरू किए थे तो आपको बताए थे कि नहीं बताए थे कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना, इसमें सबसे ज्यादा अशोक के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा अशोक से ही बनते हैं। तो चलिए इस मैप मानचित्र को समझते हैं। ये थोड़ा सा बुक का मानचित्र है तो थोड़ा धुंधला है, हम आपको फ्रेश मानचित्र पर लेके चलते हैं। क्वेश्चन को यहाँ पे याद कर लीजिए, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि सर कुछ कुछ बता देते हैं। देखो कह रहा है उन महाजनपद की सूची बनाए जहां मौर्य साम्राज्य रहता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इन जो भी महाजनपद है, इस महाजनपद में अशोक के कोई अभिलेख मिले हैं कि नहीं मिले हैं, यह पूछ रहा है। अब चलो हम आपको लेकर चलते हैं अशोक के अभिलेख और महाजनपद, जो कि यहाँ पे आपके सामने है। देखो दिख रहा होगा आप सभी को, ये 16 का 16 महाजनपद है। बहुत मजा आएगा और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं।
ठीक है, यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाइएगा, 1 सेकंड के लिए बच्चे, 1 सेकंड। यहाँ पे मेरा पेन कहाँ गया, चलो कोई बात नहीं है, पेन यहाँ पे मिल तो नहीं रहा है, चलो ऐसा ही समझ लेना, ठीक है ना, ऐसा ही समझ लेना, हम पेन का सिंबल दे रहे हैं। देखो यहाँ पे महाजनपद लिखा गया है, यहाँ पे राजधानी, और यहाँ पे वर्तमान क्षेत्र। तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि अंग जो है इसकी राजधानी कहाँ थी, तो आप बताएंगे कि आज ही याद हो जाना चाहिए, मेरे साथ आप लोग रटिए, याद हो जाएगा। अंग महाजनपद है और इसकी राजधानी आपको कहाँ है बच्चे, चंपा में है, ठीक है, चंपा में। और वर्तमान में ये कहाँ का क्षेत्र है, तो भागलपुर और मुंगेर, जो कि अपने बिहार में पड़ता है। तो पहला तो आपका यही पॉइंट हो गया। मौर्य साम्राज्य जो है ये कहाँ कहाँ पड़ता है, तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य जो है ये आपका अंग में नहीं पड़ता है, ठीक है, यहाँ अंग में नहीं पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, तो ये अलग हो गया, ये अलग महाजनपद है। हाँ, ये आपका मगध, मगध जो है ये इंपॉर्टेंट है, मगध जो है ये आपका कहाँ है, तो मगध जो है ये भी अपने बिहार में ही पड़ता है, और इसकी राजधानी आपका राजगिरी या फिर गिरिब्रज कह लीजिए। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि मगध का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको याद रखना है पटना, गया और शाहाबाद तक पड़ता है। शाहाबाद का प्राचीन नाम है, और वर्तमान नाम अगर बात की जाए शाहाबाद, तो शाहाबाद हम नालंदा को कहते हैं, ठीक है, बिहार शरीफ नालंदा को शाहाबाद के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद तीसरा नंबर है काशी। काशी जो हो गया ये आपका वाराणसी इसका राजधानी था, और ये यूपी का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है बच्चे, यूपी में। और ये वाराणसी आप सभी को पता होगा, वर्तमान में भी है, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कौशल। चौथा महाजनपद कौन है, कौशल। इसकी हम राजधानी की बात करें तो दो था, एक आपका श्रावस्ती था, दूसरा आपका अयोध्या था। तो अयोध्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होगा कि यूपी में है, राम मंदिर यहीं बना है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। वर्तमान में यह जो है कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो फैजाबाद, गोड्डा और बहराइच। उसके बाद वज्जी। वज्जी जो है बच्चे ये आपका विदेह इसकी राजधानी थी, या फिर हम कह लें मिथिला। ध्यान दीजिएगा, उत्तर बिहार अगर हम बात करें जहां मिथिला क्षेत्र है, इसमें वज्जी फैला हुआ था। और अभी वर्तमान में इसकी जो क्षेत्रों की बात की जाए, वैशाली उत्तर बिहार के जिले में पड़ता है। अब मौर्य साम्राज्य की हम बात कर रहे थे, तो ये आपका मगध तक फैला हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में कितने महाजनपद थे, तो 3 थे। कौन, पहला अंग, दूसरा मगध, और तीसरा पांचवा वज्जी। ये 5 जो है अपने बिहार में पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे मल, जो कि कुशावती या फिर कुशीनगर कहते हैं, ठीक है, ये भी आपका यूपी में पड़ता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, थोड़ा सा मेरा गला फंस रहा है मेरा। चेदी, चेदी का होता है क्या, तो चेदी की राजधानी हम शक्तिमती कह लेंगे, जो कि बुंदेलखंड में या वर्तमान में है। वत्स की बात कर ले तो कौशाम्बी में है, इलाहाबाद और मिर्जापुर में पड़ता है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा महाजनपदों की संख्या है, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका बनेगा, क्योंकि आपका चैप्टर है इसी से मिला जुला पूरा। कुरु, कुरु की अगर बात की जाए तो इंद्रप्रस्थ जो है इसकी राजधानी थी। हरियाणा और दिल्ली यमुना जो है इसका क्षेत्र पड़ता है। पंचाल, उत्तर पंचाल जो है इसका राजधानी था। मत्स्य विराटनगर जो कि वर्तमान में दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, ये भी पड़ता है। सूरसेन मथुरा यूपी में पड़ता है। अस्मक पोतन या फिर पोटली पड़ता है, इसका नाम जो है। उसके बाद हम बात करें अवंती। अवंती जो है आपका उत्तरी अवंती या फिर उज्जैन कह लेंगे, जो कि यह भी आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 2 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक आपका 15 नंबर गंधार। गंधार जो है ये अपने भारत के बाहर पड़ता है, ठीक है, ये आपका तक्षशिला राजधानी था, और ये वर्तमान में पाकिस्तान के पूर्वी भागों में चला गया है, या फिर हम कह लें अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में। और 16वां नंबर जो है ये कम्बोज है, जो कि घाटक इसका राजधानी है पाकिस्तान की। आधुनिक जो है इसका क्षेत्र है। तो ये था कुल के कुल 16 महाजनपद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मजा आया होगा। अब हम एक और चीज बताने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आज का लेक्चर बड़ा हो गया है मेरे को लग रहा है, लेकिन चलिए समझिएगा। देखिए अब आपसे क्या पूछा था, तो अशोक के शिलालेख और अभिलेख के बारे में बात किया था, ठीक है। चलो इसको समझो समझो समझो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लेक्चर आज का बड़ा है, लेकिन
थोड़ा सा बैठे रहना आप लोग। देखो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है अशोक के अभिलेखों की विवरण। ठीक है, चलो देखो अशोक के अभिलेखों का विवरण कहाँ है। यहाँ पे अशोक का अभिलेख, तो यहाँ पे आपको पहले बताते हैं। देखो इस प्रकार का आपका आई सिंबल होगा रेड, तो ये इसको समझना महाशिलालेख। इस प्रकार का फोटो होगा तो इसको लघु शिलालेख, और ब्लू में होगा तो इसको स्तंभ अभिलेख। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा है, ये सारा का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये ब्लू देखो मेरठ में अभिलेख है, याद रखना। टोपड़ा में अभिलेख है, ये सारा यूपी में पड़ता है। सारनाथ में है आपका, उसके बाद कौशाम्बी में है, अहोड़ा में है। ये सारा का सारा क्या है, तो अशोक का अभिलेख है। रुम्मनदेई है, यहाँ पे देखो रुम्मनदेई, निगाली सागर है यहाँ पे। उसके बाद अगर बात की जाए और, तो यहाँ पे देखो लोहरिया राज है, लोहरिया है, नंदनगढ़ है। ये सारा का सारा क्या है, तो आपका अशोक का अभिलेख है। ठीक है, अभिलेखों की सूची है। और ये सांची का स्तूप यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट आज का क्लास में समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी कोई डाउट बचा है तो प्लीज हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर सके। और याद रखिएगा आपका अभी हिस्ट्री और पॉलिटी का रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं, तो जो भी विद्यार्थी 12th के बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं आप हमसे जुड़े रहें। आपका गारंटी देते हैं कि बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। जल्दी हम हिंदी का भी बैच लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो कल आपका पॉलिटी का क्लास आएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।